हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा जो हमारी फिजिक्स की लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपकी 11th की फिजिक्स के बुक के बारे में जाना था कि आपकी 11th की फिजिक्स की जो बुक है उस फिजिक्स की बुक में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं। 2 बुक्स हैं हमने देखा था। टोटल 15 चैप्टर्स हैं हमारे पढ़ने के लिए, ये देखा था। फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स हैं, उनके नाम देखे थे हमने, है ना। तो बेटा आज उसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है, तो हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेटे फिजिकल वर्ल्ड। और बेटा काफी छोटा चैप्टर है ये, मैं आपको पहले ही बता दूं। मतलब हार्डली 2 क्लास में ये चैप्टर जो है हमारा पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आपको बताऊं फिजिकल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस, तो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है बेटा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं कहूंगा सीरियसली, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हार्डली इससे 1 to 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। वो भी क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको एंड तक बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं या क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो कि आप लिख सकते हैं जिनके आंसर्स। बट बेटा अगर मैं बात बताऊं कि फिजिक्स जो है, हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अब यहां से हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर को समझ करके हम थोड़े अपने कंसेप्ट्स को, थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि हम किस तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे किसी भी चीज को समझने के लिए, या फिजिक्स के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो फिजिक्स से जुड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो इस चैप्टर के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में फिजिक्स की फर्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में, दोनों में हम समझ चुके हैं कि साइंस क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। और साइंस जो है वो एक कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट है, जिसकी मदद से कि ह्यूमन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की मदद से अपने इस आसपास के नेचर को, नेचुरल फिनोमिनास को डिटेल में समझा और इनको एक्सप्लेन किया, है ना बेटा। अच्छा, तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में। आइए ध्यान से सुनिए बेटा। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस से जुड़ी 2 छोटी छोटी चीजों के बारे में। उनमें से पहली छोटी चीज है बेटा साइंटिफिक एटीट्यूड। अब बेटा ध्यान से समझिएगा कि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। देखिए साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है कि हमारे पास, मान लीजिए जैसे कि एक कॉमन सेंस लेते हैं, एक छोटे बच्चे को देखते हैं कि आप किसी छोटे बच्चे को एक सवाल देते हैं, ठीक है, आपने उसे कोई क्वेश्चन दिया, आपने उसे कोई प्रॉब्लम दी करने को, तो छोटा बच्चा क्या करता है, आपने उसे कोई प्रॉब्लम दी, तो वो एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे मैं छोटा बच्चा बना देता हूँ एक। तो ये जो छोटा बच्चा है हमारे पास, आपने इस छोटे बच्चे को प्रॉब्लम दी है, ये छोटा बच्चा क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को जब ये देखेगा तो इस प्रॉब्लम के लिए इसको जितना समझ में आएगा ये क्या करेगा, इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देगा आपको अपने एंड पे कि आपने ये प्रॉब्लम दिया, ये सवाल दिया, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, अगर आपने बोला कि वो सॉल्यूशन ठीक है तो अच्छी बात है, पर अगर आपने बोल दिया कि नहीं ये सॉल्यूशन गलत है, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा बेटा, तो वो छोटा बच्चा सोचेगा अच्छा ये सॉल्यूशन गलत है, तो चलो फिर क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन नंबर 1 ढूंढा था, अगर ये गलत हो गया तो हम सॉल्यूशन नंबर 2 ढूंढेंगे। और इसी तरीके से वो क्या करेगा बेटा, इस प्रॉब्लम के लिए तब तक सॉल्यूशन ढूंढेगा, तब तक सॉल्यूशन ढूंढेगा जब तक कि उसका सॉल्यूशन फाइनली करेक्ट नहीं आता है इस प्रॉब्लम के लिए। तो बेटा इसी चीज को हम बोलते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। कि साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, हमारी उस प्रॉब्लम के लिए हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। वो सॉल्यूशन अगर हमारी प्रॉब्लम के लिए सेटिस्फाइंग है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हम अगले सॉल्यूशन पे चलेंगे।
ठीक है बेटा, अगला सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और हम ये हमेशा मेक श्योर करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर कि जो भी हम प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देंगे बेटा, वो सॉल्यूशन ना शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम, वो जो सॉल्यूशन है वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद वो सॉल्यूशन फेल हो जाएगा। वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चल सके। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक इसी तरीके से एग्जाम्पल देता हूं आपको कि एक प्रॉब्लम थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको जब हम ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है। तो इसका एक छोटे बच्चे ने जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, मतलब इतने भी छोटे उम्र में नहीं दिया था, पर फिर भी अगर प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो एक छोटे बच्चे आइजैक न्यूटन ने सॉल्यूशन दिया, क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये सॉल्यूशन टेम्परेरी नहीं था बेटा, ये सॉल्यूशन परमानेंट था, लॉन्ग लास्टिंग था, लंबे समय तक था, हमेशा रहेगा, है ना बेटा। तो इस चीज को हम बोलते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढना जो कि उस प्रॉब्लम के लिए सेटिस्फाइंग हो, और अगर वो सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो अगला सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि हमारे समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेटे साइंटिफिक मेथड। तो बेटा साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक मेथड टू अंडरस्टैंड साइंस इन स्टेप वाइज मैनर। साइंस को, या साइंस के अंदर क्या होता है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना जो है बेटा, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे आसपास में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, उन सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, it is a stepwise process to follow for giving any theory इन साइंस। ठीक है बेटा, साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी देने के लिए एक जो स्टेप वाइज प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, उसी स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, किन किन चीजों को मिला करके साइंटिफिक मेथड बनता है, आइए जरा ध्यान से समझिए। चलिए आइए देखिए बेटा, तो साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहली चीज जो होती है बेटा, वो होती है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अगर आपको साइंस का एक अच्छा स्टूडेंट बनना है बेटा, तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। ठीक है, आपको क्वेश्चनिंग होना जरूरी है कि अगर आपके आसपास में कोई चीज घटित हो रही है, आपने कुछ होते हुए देखा, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन प्रिंसिपल्स पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन क्वेश्चंस को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना, ये साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप है। जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए बेटा, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना बेटा, जिन एक्सपेरिमेंट से कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उन चीजों को आप देख सके सही से। जब आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करना। बेटे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब कि जो भी कुछ हमने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट लाया है, जो भी कुछ हम कंक्लूजन लेकर के आए हैं, उसको रिप्रेजेंट करना।
इसके बाद अगली चीज आती है बेटे मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग बेटे मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है कि जो भी कुछ आपने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट से, जो भी आपने रीजनिंग दी है, अगर पॉसिबल है किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में, मैथमेटिकल टर्म्स की मदद से अगर आप उस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो रिप्रेजेंट करिए। ठीक है बेटा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं कि 10th में हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी भी कंडक्टर के लिए जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि V होगा, वो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना? तो ये क्या था बेटा, पहले तो किसी वायर में, अब इसी से समझते हैं हम, पहले किसी वायर में क्या किया गया होगा बेटा, करंट को फ्लो कराया गया होगा। ठीक है, फ्लो कराया गया होगा, वोल्टेज देखा गया होगा, ऑब्जर्वेशंस लिए गए, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, करंट को बढ़ाया घटाया गया होगा या पोटेंशियल को बढ़ाया घटाया गया होगा, उस बेसिस पे करंट को मेजर किया गया होगा, अलग अलग वायर्स ली गई होंगी, उस बेसिस पे एक थ्योरी दी गई और उस थ्योरी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको क्या मिला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही मिला था फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अच्छा बेटा, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद जो अगली चीज आती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है प्रिडिक्शंस। कई सारी चीजें हैं बेटा जो कि साइंस के अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं, कई सारी चीजें। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि जब आप 12th में जाएंगे तो 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, उसके अंदर जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं, क्लोज पैकिंग निकालते हैं कि जो हमारा कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर कितना परसेंट पार्ट ऑक्यूपाइड है और कितना परसेंट पार्ट खाली है, जब हम ये निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल इन शेप में, मतलब है कि नहीं ये बात हमें नहीं पता है एग्जैक्टली, बट हम ये चीज अज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हम प्रेडिक्शन लेकर के चलते हैं, अनुमान लेकर के चलते हैं कि स्फेरिकल मान लेते हैं उनको, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ठीक, अच्छा, प्रेडिक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि बेटा विद द टाइम, टाइम के साथ साथ धीरे 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 धीरे, मतलब हर थोड़े थोड़े इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरी को वेरीफाई करते रहते हैं। तो वेरिफिकेशन कि जो थ्योरी हमने दी है वो सही है कि गलत है, कैसी है, इस चीज को वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन बेटा। ठीक, अच्छा बेटे, वेरिफिकेशन के बाद जो अगली चीज आती है, वेरिफिकेशन के बाद जो अगली चीज आती है, उस अगली चीज का नाम है, उस अगले पॉइंट का नाम है फैल्सिफिकेशन। फैल्सिफिकेशन। अब मान लीजिए बेटा कि क्या हुआ अचानक से कि हमने ना एक दिन वेरीफाई करने हम गए, और वेरीफाई करने जब हम गए अपनी थ्योरी को तो हमें पता चला कि हमारी थ्योरी फॉल्स हो गई किसी इंस्टेंस पे। ठीक है, किसी इंस्टेंस पे हमारी थ्योरी क्या हो गई है बेटा, फॉल्स हो गई है, गलत साबित हो गई हमारी थ्योरी। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब जो भी गलतियां आई हैं, जो भी हमारी थ्योरी में हमको नया जानने को मिला है, तो हम क्या करेंगे, हमको नई चीजें अपनी थ्योरी में ऐड करेंगे। तो पुरानी चीजें क्या हो गई बेटा, पुरानी चीजें फैल्सिफाई हो गई, पुरानी थ्योरी फैल्सिफाई हो गई, गलत हो गई। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है बेटा जो कि लास्ट चीज है, जो कि है स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है बेटे अनुमान लगाना। साइंस के अंदर काफी सारी चीजें अनुमान लगाई जाती हैं, अनुमानित किया जाता है कि ऐसा होता होगा या वैसा होता होगा। जैसे आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी थी, ये ग्रेविटेशन की थ्योरी सर जॉन केपलर के प्लैनेटरी मोशन से आई थी। सुनिएगा ध्यान से इस कहानी को। ठीक है बेटा, सर जॉन केपलर ने, उनके सर थे, उनके टीचर थे, गुरु थे टाइचो ब्रे। तो टाइचो ब्रे के कुछ नोट्स थे, टाइचो ब्रे के नोट्स को स्टडी करके जॉन केपलर ने अपनी थ्योरी दी थी। टाइचो ब्रे ने नोट्स स्टडी किए थे निकोलस कॉपरनिकस के। निकोलस कॉपरनिकस वो पहले इंसान माने जाते हैं
पूरे यूरोप के अंदर जिन्होंने कि ये कहा था कि सन, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि सन जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक, और इसके लिए इनको जो मतलब चर्च थी जहां जाकर के इन्होंने भाषण दिया था, ये निकोलस कोपरनिकस ने ये बोला था, तो जो चर्च थी उस चर्च के लोगों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया था ये बात बोलने के लिए, ये थ्योरी देने के लिए। तो निकोलस कोपरनिकस ने ना बस अपनी आंखों से देख के प्रिडिक्शंस किए थे, ठीक है बेटा, स्पेकुलेशंस किए थे, अनुमान लगाए थे। ठीक, और उन स्पेकुलेशंस को जो है ध्यान से स्टडी किया किसने? फिर निकोलस कोपरनिकस के बाद टाइचो ब्रे ने, और टाइचो ब्रे ने अपने अलग नोट्स बनाए। टाइचो ब्रे के नोट्स को स्टडी किया जॉन केपलर ने, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए जो कि हम अपने 11th में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ग्रेविटेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीनों लॉज को, और उनको स्टडी करके अच्छे से सर आइजैक न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया था हमको। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, हमने दो चीजें समझी आज, है ना, कि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। छोटे छोटे दो टॉपिक्स थे हमारे, हमने ये कवर कर लिए। अब अगली क्लास में हम थोड़ा फिजिक्स के बारे में आगे बातचीत पढ़ाएंगे, फिजिक्स के डोमेन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे और फिजिक्स के पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ बातें हम करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्लास और, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप ये सारी चीजें जो है नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा बेटा, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए कि ये जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाए हैं 8 पॉइंट, इन 8 पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान से अपनी लैंग्वेज में अगर इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं वीडियो सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आप इनके बारे में लिख सकें, कुछ कुछ बातें आप इनके बारे में लिख सकें। लाइक केयरफुल ऑब्जर्वेशन किसे कहेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपने साइंस फंडास के, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद।